धरती माँ को जरूरत पड़ी। मैं बड़े खुश हूँ कि आज यहाँ सिर्फ कराची के नुमाइंदे नहीं है, फेडरेशन चैम्बर के पूरे पाक के नुमाइंदे हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर लफ्जों में कहा और बात की। इस धरती को जब भी जरूरत होगी हम उसके साथ खड़े हैं। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। और इस धरती के इदारों को, जो धरती के मुहाफिज हैं, जब भी कोई बात आएगी तो वो कहीं पीछे नहीं हटेंगे। मैं उनके इस जज्बे को देखते हुए उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आज मेरी और अहमद जुनैद साहब की दावत में यहाँ पर तशरीफ लाए और आपने वो बातें की जो कि पाकिस्तानी अवाम को सुननी चाहिए और उनको उस पर अमल भी करना चाहिए। देखें, मैंने पहले भी कहा था कि हम ऐसे किसी बड़ी हमारे यहाँ दोस्तों ने कि हम ऐसे किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने जो हमारे फौज के खिलाफ हो। पाकिस्तान अगर आज मजबूत होगा या मजबूत है या पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, यहाँ सबने एक बात की, लेकिन एक बात कहना भूल गए कि पाकिस्तान एक बड़ा सेंसिटिव मुल्क भी है साथ साथ, क्योंकि हम एक एटॉमिक पावर है। यहाँ आप छोटी छोटी बातों पर कहते हैं कि नहीं इसकी इंक्वायरी करवा लो, इसकी इंक्वायरी करवा लो, फलाने से करवा लो, उससे करवा लो, वर्ल्ड फोर्सेस मंगवा लो, वो कर लें इंक्वायरी। आप एक एटॉमिक कंट्री हैं और आप मेहरबानी अपने बचकाना हरकतें ना करें। अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की सलामती को स्टेक पे ना लगाएं। हमारे एटॉमिक पावर से पूरी दुनिया को खतरा है और वो खतरा समझती है अपने लिए कि ये पाकिस्तान पूरे 2 अरब मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है एटॉमिक पावर होने की वजह से, जिसकी वजह से वो दुनिया तो चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा हों, लोग ऐसी बातें करें जिसकी वजह से उनको मौका मिले इंटरवेंशन करने का और वो यहाँ पर आकर अपने किसी न किसी तरीके से अपने पैर जमाएं। तो लिहाजा जो मेरे तमाम दोस्तों ने बात की, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ और इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमने सब ने मिलकर, ये हम सब पर फर्ज है कि हम अपने मुल्क को मजबूत करें, अपनी अफवाज को मजबूत करें और ऐसे किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने जिससे हमारी पाक अफवाज पर जर्रा बराबर भी कोई हदफ आए या हमारी ISI पे हदफ आए। ये वो ISI है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी पूरे दुनिया में मानी जाती है और हम उसको यहाँ अपने मुल्क के अंदर तनकीद का निशाना बनाते हैं और उनके ऊपर बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। हमें इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब अगर किसी ने करने तो हम उसके लिए हाजिर हैं। थैंक यू। हम बड़े दुख से देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज से तकरीबन 10 से 15 रोज से हमारी अफवाज के ऊपर बराबर जो है हमले किए जा रहे हैं। उसमें चाहे अफवाज के जो सदर चीफ हैं उनके बारे में या ISI का जो सरबराह है उसको बुरा भला कहा जा रहा है। देखिए, यही वो लोग हैं जो इस मुल्क को दुश्मन से बचाते रहे हैं और आइंदा भी बचाएंगे। हमारे मशरकी बॉर्डर के ऊपर आपको पता है कि इंडिया जो है वो हर वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर बुरी निगाह रख के बैठता है और उसकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान को कमज़ोर करे। और यही बात इंडिया के TV के चैनल कह रहे हैं कि जो हम लोग 70 साल से नहीं कर सके वो पाकिस्तान के लोग खुद ही कर रहे हैं कि अफवाज को बुरा भला कहना और ये तमाम चीज़ें। तो मैं तमाम सियासी जमातों से अपील करूँगा और ख़ास तौर पर एक बड़ी अपोजिशन जमात से कि बराए मेहरबानी ये जो रविश है इसको छोड़ दें। आप अपनी फौज के खिलाफ नफरत फैला के कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। देखिए, यही अफवाज है जो आपके मगरिब में, आपके अफगानिस्तान से भी जो दहशतगर्द आते थे, इन्होंने उनका सफाया किया। हमारे शहर में कराची में दहशतगर्दी थी, इन्होंने सब काम किया। यही अफवाज थी जिन्होंने ज़लज़ला आया तो लोगों की इमदाद की, आज सैलाब आया तो सैलाब के टाइम पे भी जो है अपने लोगों की मदद की। तो मैं एक ही बात की दरख्वास्त करूँगा कि सियासी जमातों को जो भी मसाइल हैं वो बातचीत के जरिए हल करें। फौज को बुरा भला कहने से कुछ भी नहीं हासिल होगा और यही वो फौज है जो आपको बचाती है। जब इन दिनों में इतने सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे थे, ये सियासी जमातें तो जो हैं वो जलसे जुलूस कर रही थी, लेकिन किसी ने सैलाब की जगह जाके लोगों की मदद नहीं की। लिहाजा मेरी फिर से गुजारिश है मौजूदा सबसे बड़ी अपोजिशन जमात से कि खुदारा आपका हुकूमत से जो भी इख्तलाफ हो उसको बातचीत के जरिए हल करें।
बातचीत के बगैर दुनिया में जो बड़ी बड़ी जंगें भी हैं उनका इख्तिताम बातचीत पर हुआ है। लिहाजा इस सूरत हाल को प्लस इस मईशत में जो बुराई आई है, इस मईशत की बुराई की वजह से आप देख रहे हैं हम इन दोनों चीज़ों को कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन पहले अगर आप मईशत की बात करें तो मईशत जो जहानी पे खड़ी है, हमें बारहा ये पिछले 4 महीने से कहा जा रहा है कि जनाब हम जो है वो श्रीलंका ना बचे, श्रीलंका जैसी मईशत ना आ जाए, अल्लाह का करम है हम उस दौर से निकल रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन अभी हमने उसको ओवरथ्रो नहीं किया। हमारे अगर आप रिजर्व देखें तो हमारे रिजर्व अभी 1.5 बिलियन आने के बाद शायद तकरीबन 8 या 9 बिलियन डॉलर के करीब है, क्योंकि कुछ भी नहीं अगर आप हमारा इम्पोर्ट बिल देखें। इसके लिए मैं पहली दरखास्त तो तमाम पार्टियों से करूँगा कि मुल्क में, और ये आज से नहीं है, कि हम इसलिए काफ़ी अर्से से करें कि मुल्क की मईशत के लिए एक बाकायदा एक एग्रीमेंट बनाया जाए जिसमें तमाम जमातें हों। देखिए आज जो सूरत हाल हो रही है, शायद आपको मालूम होगा, नहीं तो मैं बता दूँ, इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो FDI वो मुल्क में ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। कोई फॉरेन इन्वेस्टर पिछले कई अर्से से आपके आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि बाहर के सरमायाकार जो है वो हमारे आए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। बीच में जो इन्वेस्टमेंट एक आएगा वो स्टॉक एक्सचेंज और ऐसे आएंगे कि जब थोड़ी सी भी हवा खराब होती है मुल्क के सियासी तौर पर तो इन्वेस्टमेंट जो है वही वापस चला जाता है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम से भी दरख्वास्त करूँगा, इसी तरह मैं ऑपोजिशन से भी दरख्वास्त करूँगा, मिल के FDI पे जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे जोड़ दें, और जब आएगा जब आपके मुल्क में सियासी तौर पर जो है वो एक इस्तेमाल होगा। इससे पहले हमारा मसला ये था कि हम एक दहशतगर्दी में चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें TFP क्लियर हो गए, सब चीज़ें बेहतर है। अगर आज हम अपने इंटरनल हालात ठीक कर लें तो शायद इस मुल्क में जो हमारे पास वसाइल हैं, आज हम चाइना से मुकाबला करें, हमारे लेबर की ताकत है, आज हम बहुत कॉम्पिटेटिव हो सकते हैं अगर हमारे इंटरनल जो है वो चीज़ हो जाए। सबसे पहली दरख्वास्त हुई है तमाम जमातों से कि एक मिसाक मईशत जो है वो साइन किया जाए, और एटलीस्ट 10 से 15 साल या 20 साल के लिए वो साइन करें, ताकि कोई हुकूमत आए कोई हुकूमत जाए हमारी मईशत पे जो है वो पॉजिटिव असर, क्योंकि ये मुल्क है तो हमें, अगर ये मुल्क नहीं तो हम नहीं। तो मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि फौज के साथ कोई ऐसा काम न करें। और आज मैं तमाम बिजनेस कम्युनिटी को बिहार में ये भी कहूँ, बिजनेस कम्युनिटी हर तरह से हर लिहाज से अपनी फौज के साथ है। अगर ज़रूरत होगी सिर्फ फौज ही लड़ेगी, बल्कि हम तमाम बिजनेस कम्युनिटी जो आज भी लड़ रहे हैं मईशत के फ्रंट पे हम सारे लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारी फौज को हमारी ज़रूरत होगी हम हर तरह से उनके लिए बात रिप्रेजेंट करती है, और फेडरेशन की आवाज़ जो है वो पूरे मुल्क की आवाज़ है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनरल चावला साहब से कि वो अपना मौका बयान करें। और मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि अहमद चन्ना साहब, जैसे उन्होंने मुझे कहा कि जी आज हम इस मौजूद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मैं फ़ौरन मैंने कहा कि सारे काम छोड़ के यहाँ पे आऊँ। और इस वक्त जो मईशत ज़बूर हाली का शिकार है वो इसी वजह से है कि यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो जैसे मेरा भी मुतालबा सब सियासी जमातों से ये है कि हमें एक मईशत के पे चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना चाहिए, जो कि सब सारी पॉलिटिकल पार्टियां बैठे हैं मिलके बनाएं, हमें वे फॉरवर्ड दें, क्योंकि देखें हम लोग कारोबारी लोग हैं, हमें अगर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दें तो हम काम करने में आपको इंशाल्लाह वो चीज़ें करके देंगे जो मुल्क को ज़रूरत है, ना कि इस वजह से कि आज एक प्रॉब्लम आती है कल दूसरी प्रॉब्लम आती है। जो भी आपकी पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में करें, ना कि मुल्क को नुकसान पहुंचाएं और ना कि मईशत को नुकसान पहुंचाएं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने में दोनों चीज़ें शामिल हैं कि जब आपकी डिफेंस कमज़ोर होगी तो वो भी उसमें मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। इन दोनों चीज़ों से हटते हुए मेरा जोर मुतालबा इस प्लेटफॉर्म से भी है और वहाँ हर जगह ये मुतालबा मैं करता भी आया हूँ कि हमें एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना चाहिए जो कि 10-15 साल 20 साल के लिए हो। हम जब तक आप हमें आगे का विजन नहीं देंगे 2035 2040, जब तक आप हमें ऐसा विजन नहीं देंगे तो हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। और FDI जब भी मुझे मुल्क में आती है वो मुल्क तरक्की करता है, और जैसे कि इस वक्त बिल्कुल ही मिनिमम लेवल पे पहुंच चुकी है, कोई भी इस पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। उसकी बेसिक वजह यह है कि आपकी पॉलिसियों का भुगतान है, पॉलिसी आज नहीं पता कि क्या हुआ है और कल क्या होगी। तो हमें अभी हमारा बिल्कुल टाइम इस वक्त ज्यादा हम डिले कर चुके हैं, ऐसा ना हो कि पानी से ऊंचा हो जाए। और हमें आज भी सारी सियासी जमातों को बैठ के सबसे पहले तो ये कहूँ कि पाकिस्तान हमारी माँ है और फौज हमारी जान है। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि आज ये हालात पैदा हो।
आज हालात पैदा हुए तो तुम्हें पता चला कि तुम्हारा दोस्त कौन है और तुम्हारा दुश्मन है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा आसान जब होता है जब आपको ये पता चल जाए कि आपका दुश्मन कौन है। अब आपकी लड़ाई, आपकी जंग, आपके मामला सब आसान हो जाना शुरू हो जाए। कुछ वक्त तो ज़रूर लगेगा। हम इस फौज के साथ, इस कौम के साथ हर वक्त तैयार हैं। थोड़ी सी मुश्किल वक्त भले आ जाए, लेकिन अब जो आने वाला वक्त हो वो बहुत अच्छा है। आज दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और हम लोग यही कराची के लोग, सिंध के लोग और पाकिस्तान के लोग। अब मैं पीछे की बात तो नहीं कर रहा हूँ, अब पता नहीं वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं। मैं आज दुबई को देख रहा हूँ, दुबई जगह पे जिस हालात में आज लोग देख के रश करते हैं, मैं चाहता हूँ हमारे पाकिस्तान के लोग देख के रश करें। हमारे जो ऊपर के मामला में जो लोग हैं, जो लोग संभालते हैं, अब खुदारा ऐसी कोई टीम ना हो जो इस मुल्क को आबाद कर दे, इस कौम को आबाद कर दे। इस कौम को आबाद करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन काम जब ही होगा जब सिंसियर लोग आएंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी और काम आगे बढ़ेगा। मेरी आज सभी गाड़ी होगी। अगर आज मैं कोई गलती करता हूँ कि हमारे बड़े लोग जो गलती करते हैं, इसका भुगता हुआ इन्हें पता होना चाहिए पूरी कौम से गलती। अब हमें गलती की जगह नहीं है, नुकसान की जगह नहीं है। अब सिंसियरिटी के साथ, अकल के साथ और ईमानदारी के साथ काम को आगे बढ़ाना चाहिए। काम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का आगे निकल जाएगा। ये मुल्क पाकिस्तान बना इसलिए था कि मुसलमान आबाद हो जाए, और एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला, मेरी ज़िंदगी में देखूँगा कि इंशाअल्लाह ताला मुसलमान आबाद हो जाए। हम लोग सब मिलकर इसी तरह काम आगे बढ़ाएं। हम, हमारी फौज और हम लोग सब एक हैं। अगर हम लोग अलग हुए तो सबसे ज़्यादा नुकसान ना फौज का होगा ना मेरा होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा। जो हमारी माँ जिंदा होगी तो बच्चों को संभालेंगे, जब तक ये रहेगी हम लोग आबाद रहेंगे। बस इसी के साथ हम लोग मिलकर इस तरह काम आगे बढ़ाएं तो बहुत ज़्यादा इंक्लूडिंग अपेक्स बॉडी जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम ट्रेड बॉडीज़ की नुमाइंदगी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और हम यहाँ जमा हुए हैं सिर्फ एक मकसद के लिए, और वो पिछले तकरीबन 1 महीने से हम देख रहे हैं कि चीज़ें खराब से खराब तर हो रही है, और वो जो खराबी है वो उन इदारों की तरफ जा रही है जो हमारी बका है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टेट की बका है। और हमने ये सोचा कि अभी सही टाइम है कि हम आवाज़ उठाएं, आप लोगों के थ्रू इसको कम्युनिकेट करें कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। पॉलिटिक्स को आप अलहदा रखें, इदारों को, फौज को अलहदा रखें। इस फौज के बारे में जो बातें सुनने में आ रही हैं, मैं आज आपको इस फौज के वो लोग भी बतला दूँ जो उन्होंने अपने स्कोप ऑफ वर्क से हट के किया बिजनेस कम्युनिटी के लिए। बहुत कम लोग शायद जानते हो, लेकिन क्योंकि मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, मैं जानता हूँ, तो वसूख के साथ आपसे कह सकता हूँ FATF हमें नहीं मिलता। अगर भाजपा साहब पर्सनली वो स्पेशल सेल बनाते जिस पर तमाम इदारों के हेड थे और वहीं से वो मॉनिटर हो रहा था, और उसके बाद 34 जो हैं कन्वेंशन चेंज हुए, कवानीन चेंज हुए, आइन चेंज हुआ, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स हुए। ये सियासी जमातों की या कैबिनेट की नहीं है एफर्ट्स, ये उससे ऊपर की एफर्ट्स हैं जो किए गई, जो उनके स्कोप में था। IMF के प्रोग्राम के लिए अभी सऊदी अरब से जो फंड्स हमें मिल रहे हैं, जो रोल ओवर मिल रहा है, तो देखिए सब मिल के मुल्क के साथ काम कर रहे हैं तो हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। उसी फौज को अगर आप बुरा बोलने लग जाएंगे, उनके दारों पर शक करेंगे, अब नई नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप तकसीम कर रहे हैं हमारे माशरे में, लोगों को बांट रहे हैं, नई नस्ल पुरानी नस्ल बना रहे हैं। ये कभी माफ आपको नहीं किया जाएगा अगर आपने ऐसा किया। फौज एक होती है और उसमें कभी आप ऐसे सोचे भी नहीं कि 2 सोच या 3 सोच या 4 सोचें होती, नहीं। फौज एक सोच कि हमें बताइए कि हम 2 मैसेज बड़े वाजे के हैं, और आप इसको अपने चैनल से, अपने मीडिया से प्लीज उसी साफ और सिंपल अल्फाज में उसको जाहिर करें। एक की बिजनेस कमेटी बिल्कुल इस बात के कायल नहीं है, पसंद नहीं करती, बल्कि खिलाफ है कि इदारों को हदफ बनाया जाए, निशाना बनाया जाए। इदारे हसास इदारे, इनको पॉलिटिक्स में न घिसे के हैं। और दूसरा, बिजनेस कमेटी पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के साथ है। हमें उनके कद का, मंजिलत का, अहमियत का एहसास है, उनके कंट्रीब्यूशन का एहसास है। सियासतें, सियासी जमातें आती हैं जाती हैं, लेकिन फौज ने हमेशा रहना है, और अफवाज पाकिस्तान पे हमें बड़ा मान है, बड़ा फख्र है। तो ये 2 मैसेजेस हैं जो बिजनेस कमेटी की तरफ से और मुझे की तरफ से, जिसका मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी में चाहता हूँ कि आप लोग उसको अपने अपने चैनल्स के थ्रू और मीडिया के जरिए। चुनाव साहब बहुत शुक्रिया, आपने
ایک بہت ہی حساس اور اہم موضوع پر آج یہ پریس کانفرنس کی. میں کچھ چند ایک تاریخی حوالوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ثابت ہے کہ مملکتیں دو قوتوں پر انحصار کرتی ہیں، ایک عسکری قوت، دوسرا معاشی قوت. بغداد پر جب علاقوں خان نے حملہ کیا تو وہ دنیا کی خوشحال ترین مملکت تھی، لیکن خلیفہ مستعصم باللہ نے 3 لاکھ فوج کو اور عراق خان نے حملہ کیا اور اسے تباہ کروا دیا. 1998 میں رشیا سے بڑی عسکری قوت تھی، لیکن معاشی طور پر جب برباد ہوا تو بغیر جنگ کے ڈیفالٹ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے. پاکستان کی بس بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے معاشی عدم استحکام کا شکار رہا. آج تک جو سیاسی شورشیں ملک میں رہیں، ہم نے دیکھا کہ عوام سخت ترین مشکلات کا شکار ہے. آج دشمن نے ہماری دوسری بڑی قوت عسکری قوت میں حملہ کیا ہے. عسکری قوت اس طرح جس طرح کسی عمارت میں دفاعی حصار، جس طرح کسی گھر میں حفاظتی حصار ہے. چور چکے لٹیرے ان کی نظر میں وہ کھٹکتے ہیں، اور جب وہ قفل توڑنے میں، گرل کاٹنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر صدقہ لگاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. یہی پاکستان کی اس عظیم الشان فوج کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ 6 گنا بڑا دشمن جس کی فوج 50 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان کی فوج 10 لاکھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ ISI کتنی ہماری قابل فخر ISI ہے کہ جس کی کوششوں سے دشمن ہمارے یہاں کامیاب نہیں ہو سکا. فوج کشمیر میں خاک چاٹ رہی ہے. یہی وہ درد ہے، یہی وہ دکھ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آج جو کراچی، یہ پاکستان میں جو عدم استحکام یہ معاشی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر پاک فوج کے خلاف عوام کو کھڑا کیا. میں یہاں بہت ساری باتیں فوج ملک کی حمایت میں، پاک فوج کی محبت میں کر سکتے ہیں، جس میں ایک جملہ یہ کہوں گا جس طرح کسی صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے خاکی وردیاں پہنی بھی نہیں، لیکن دل و جان سے دام درب سخن قطبے ہم ملک کے لیے، ملک کی محبت میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ہم نے آج کہہ نہیں رہے، ماضی میں ثابت کیا ہے اور آئندہ بھی ثابت کریں گے. لیکن ساتھ ہی ہم ایک بات یہ کہیں گے، مسائل حقیقتاً ہیں. ہم فوج میں کچھ ذمہ داران ہیں، ہم انہیں بھی یہ اپیل کریں کہ کم از کم اگر کوئی بڑا غلطی کرے اور وہ فوج کے مراد پہ بات آئے تو انہیں چاہیے کہ اس غلطی کی اصلاح کے لیے وہ ایک مؤثر اقدام کریں. اسی طرح میں عوام سے بھی اور خصوصاً میڈیا سے درخواست کروں گا کہ کبھی بھی ایسی چالوں کا شکار نہ ہو جو میڈیا وار میں پاک فوج کی تسلیل کرے، پاک فوج کے خلاف. کیونکہ اس وقت ایسا نہیں کہ لوگ پاک فوج کے خلاف ہیں. جنرل سے شکایت ہے، جنرل سے شکایت ہے اور لوگ اس شکایت کا جب اظہار کرتے ہیں تو پھر دیگر لوگ اسے پاک فوج کے خلاف استعمال کرتے ہیں. لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں پاکستانی قوم کبھی بھی پاک فوج کے خلاف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے، ISI ہماری شان ہے، ہماری جان ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان حملوں کو بھی ناکام کریں گے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، اپنے بچوں کی خوشحال مستقبل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور پریس میڈیا کے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں کہ آج اتنے ارجنٹ بیسس پر جب احمد چنائے صاحب نے آواز ماری تو سب جگہ ہو گئے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج نہ کوئی UPG ہے، نہ کوئی اور مسلم فورم ہے، آج سارے بزنس مین ہیں اور ایک ساتھ ہیں اور ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ آپ لوگوں کو سب کو مبارکباد. اب میں صورتحال کا آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. سب سے پہلے تو کمیونٹی ایسوسیشن کا اپنا ایک بڑا پروگرام ہے. کراچی کا 75% جو ٹیکس ہے وہ پاکستان کا وہ کراچی دیتا ہے، اور کراچی کا 68 سے 60% ٹیکس
जो है कोरंडी इंडस्ट्रियल एरिया होता है। हम अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों के हवाले से हमें बड़ी परेशानी होती है, इस वक्त 2-4 रखना पड़ रहा है, मगर उसके बावजूद हम लड़ रहे हैं। हम वो मुजाहिद है जो हार नहीं मान रहे, और किस लिए लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे ही लीडरान आपस में दस्तों गिरेबां होंगे और इस मुल्क को नीचे की तरफ धकेल देंगे, तो मैं नहीं समझता कि उनको हुक्मरानी करने का कोई हक हासिल है। बात यह है कि पाक फौज बचपन से हम जानते हैं और सलूट करते हैं अपनी पाक फौज को, और हमारी बॉर्डर की जिस तरह वो हिफाजत करती हैं। अगर ना होते तो मेरे लीडर कहते थे कि हम किसी मुंशी के गुलाम होते हैं, हम किसी मुंशी के किसी हिंदू बनिए के मुंशी होते हैं। तो बात यह है कि आज अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं, आप सहाफत में आज़ाद हैं, हम कारोबार में आज़ाद हैं, डॉक्टर जो है वो अपने आज़ाद हैं, साइंटिस्ट अपने आज़ाद हैं, फौज अपनी आज़ाद है। तो हमें सबको अपनी कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। देखिए, पाकिस्तानी फ़ौज हो, चाहे ISI हो या हमारे वो इदारे हैं जो सेंसिटिव इदारे हैं, इनके साथ वो आप डिस्कस करें, मगर सोशल मीडिया पे बैठकर ये फालतू की बकवास हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बात करेगा हम उससे कोई बात नहीं करेंगे, चाहे वो मौजूदा हो चाहे वो गैर मौजूदा हो। बात ये पाकिस्तान की बका और सलामती के खिलाफ कोई बात भी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको, कोविड के अंदर सूरत हाल पैदा हुई। कोविड में हमें जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज सामने था। कोविड के बाद हम निकले तो हमें माशी तौर पे फंसा दिया गया, उसके बाद हम निकले तो हमें जो है वो धर्मों और इनकी सियासतों में पहुँचा दिया। अभी जो सूरत हाल थोड़ा सा भी बिजनेस उठ रहा होता है तो कोई ना कोई गैबी ताकत कहीं ना कहीं से कोई लॉबिंग होके उस बिजनेस को बिठा दिया जाता है। बात यह है कि देखिए, हम लोग भी बहुत क्राइसिस के अंदर इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। इस वक्त गरीब आदमी की सूरत हाल ये वो सिर्फ बिजली और गैस के लिए कमा रहा है, और रोजी रोटी के लिए यानी उसके घर पे अनाज के लिए उसके पास कुछ नहीं है। अगर लॉन्ग मार्च निकालनी है तो उनके लिए निकालें, अगर लॉन्ग मार्च निकालनी है तो बिजली के नर्क को नीचे करने के लिए निकालें, अगर लॉन्ग मार्च निकालनी है तो अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए निकालें, अगर लॉन्ग मार्च निकालनी है तो 20 साल फार्मूला निकालें, मिसाल की मईशत के ऊपर काम करने के लिए निकालें। क्योंकि अब जितने भी मिनिस्टर्स होके जा चुके हैं या जितने फाइनेंशियल मिनिस्टर्स होके जा चुके हैं, उन तमाम फाइनेंशियल मिनिस्टर ने अपनी 5-5 साल 3-3 साल पॉलिसियाँ देने के बाद भी मुझको इस हालत पे लाके खड़ा कर दी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी जब एक जगह जमा हो गई है तो हमें कमान दी जाए मईशत की, हमें दी जाए, हम पॉलिसी बनाएंगे और हम इस मुल्क को चलाएंगे, हम अच्छी मईशत देंगे आपको। क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर फौज मजबूत और मईशत कमज़ोर है तो भी ख़तरा है, और जब मईशत मजबूत और फौज कमज़ोर है तो भी ख़तरा है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन भी हैं और साथ साथ की एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े मुस्तनद और उभरते हुए हमारे नौजवान कारोबारी लीडर हैं, हम उनके ख्यालात से मुस्लिम मैं साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारे जो यहाँ पर प्रेस मीडिया के साथी बैठे हैं। देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ एक मुख्तसर सी बात करूँगा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर ये लफ्ज़ हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, और अगर सही मानों में दुनिया में अगर इस वक्त ये कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। और इसका बेसिक जो ये कॉन्सेप्ट है कि इदारों के खिलाफ अवाम को खड़ा करना और अवाम को एकसाना इदारों के खिलाफ, तो ये हमें इस वक्त उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है। हम बड़ी एक क्लियर बात करेंगे कि पाक फौज जो है वो हमारा गुरूर है, तो पाक फौज के खिलाफ हम रिक्वेस्ट करेंगे जितनी भी सियासी जमातें हैं कि प्लीज़ कोई बात ना की जाए और अपने काम से काम रखा जाए, क्योंकि तनकीद करना बड़ा आसान है। अगर हम यहाँ पर तनकीद करना शुरू करेंगे किसी भी साबका हुकूमत की परफॉर्मेंस पे, तो मेरा ख्याल है कि जो है बहुत टाइम हो जाएगा। तो हम किसी के ऊपर किसी सियासी, हमारा कोई सियासी जो इस वक्त कोई एजेंडा नहीं है, तो हम सिर्फ इस वक्त ये रिक्वेस्ट करने आए सियासी जमातों से कि प्लीज़ हमारी पाक फौज, हमारी आर्मी को किसी भी सियासत में ना धकेला जाए। अगर वो कह रहे हैं कि
کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک ہی جملہ آپ کو بتاؤں گا. میں نے کہا تھا تو شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہاں بلایا. طارق بھائی کا ہمارے طارق تھا. دیکھیں یہ تمام عملہ جو یہاں موجود ہے، اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی کراچی کے صنعت کار اور کراچی کے تاجر جو ہے وہ یکجا ہیں ایک پیج پہ کہ ہماری جو ریڈ لائن ہے وہ پاک فوج ہے. اس سے آگے جو ہے کوئی اس کو پار نہ کرے. لیکن پاک فوج میں جو ہے سزا اور سزا کا بڑا ایک اچھا میکینزم ہے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی جو ہے وہ سزا اس کو ملتی ہے. اس کو آپ لوگ جو ہے اداروں کا جو ہے بدنام نہ کریں. اداروں کے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ ختم کیا جائے، کیونکہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ 2013 میں یہی پاک فوج تھی، اسی نے جو ہے کراچی کی جو حالات بہتر کیے. اور اللہ کا شکر ہے جو سلسلہ تھا، جو گوبرہ تاوان اور جو بچے تھے، وہ سب انہی کی مدد میں جو ہے کراچی کو جو ہم سے قائم کیا ہمارے پاک فوج نے. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی یہ سلسلہ ہو رہا ہے، یہ ہے کہ پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف پارٹی صاحب اور عمران خان صاحب ایک بیٹھے ہیں نیوز پہ، ایک پالیسی بنا دیں. اس کے بعد جو ہے پالیسی کے تھوڑے ایسے ہونے چاہیے وہ بھی حکومت آئے چلے، اور وہ جو ہے جیسے مثال کے معیشت، کیونکہ ہم لوگ آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان کے ہر ہم لوگ فیس کرتے ہیں، حالات برے ہیں. لوگ سارے سننے والے تھے وہ مر ہوئے، بہت بدتر ہو رہے ہیں. اصل چلتا رہا تو کافی جو ہے پاکستان کا بھی نقصان، اور اس سے اور بھی اداروں کو چاہتے ہی ہیں کہ ایک بیٹھ کے تو حل، اور یہ جو خطازہ ختم نہیں تو پھر ہم یہ پوری طرف جو ہے اس طرف بھی جا سکتے ہیں. اپنے جو ہے پھر ہم کاروبار ختم کیوں نہیں ہوگا تو پھر ہمیں بند کرنا پڑے گا. کاروبار نہیں ہوگا تو ہم کاروبار بند کر دیں گے. سلسلہ ختم. کیا